मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट पीएससीएल लिमिटेड, एपिसोड 173, 173। आइए साथियों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सभी साथियों को जानकारी दे दूं कि जीरो चैनल पर दी गई किसी भी जानकारी पर यदि किसी भी व्यक्ति, समूह या समुदाय को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो संवैधानिक व्यवस्थानुसार निम्न ईमेल आईडी पर अपनी आपत्ति नोटिस देकर दी गई जानकारी की सत्यता के प्रमाण मंगवाए। हमारी ईमेल आईडी है thezero-channel@gmail.com। तो चलिए साथियों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे टाइटल की। टाइटल में साथियों लिखा हुआ है कि आज भी, यानी आज की तारीख में भी यदि कुछ ऐसा किया जाए, सब लोग मिलकर यदि कुछ ऐसा करें जैसा मैं आपको बता रहा हूं, आप विचार करने के बाद करें, ऐसा न करें कि सिर्फ कहने पे करें, ठीक है। तो आज भी आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर आपको पैसा मिल सकता है और सारी पीएससीएल की ब्रांचेस ओपन होकर के मिलेगा पैसा। अगर आप चाहते हैं कि पीएससीएल की ब्रांचें वापस ओपन हो, चाहे उनको मजबूरी में करनी पड़े या वो मर्जी से करें, तो आपके पास ऐसे बहुत से तथ्य हैं, तर्क हैं जिससे ये हो सकता है। और सोचिए कि अगर आपकी ब्रांच ओपन हो जाती है, उस ब्रांच में, ब्रांच का मतलब है कि जरूरी नहीं है उसी बिल्डिंग में, आपके शहर में कोई एक छोटा सा कमरा किराए पे लेकर के अगर कोई कर्मचारी बैठा दिया जाता है जिसे सैलरी लोढ़ा कमेटी देगी, लेकिन उसके पास डाटा कंपनी का होगा। मेरी बात समझिए, आपके शहर में, यानी आप जिस ब्रांच से रिलेटेड थे उसी ब्रांच में, यानी आपने जिस अब शहर में जिसमें रह रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप जिस ब्रांच से रिलेटेड थे उसी ब्रांच के शहर में एक कमरा किराए पे लेकर के और 1 या 2 कर्मचारी बैठाए जाएं और उन कर्मचारियों को सैलरी लोढ़ा कमेटी दे, लेकिन उनके पास जो कंप्यूटर अवेलेबल हो, उस कंप्यूटर पर जो डाटा हो वो सेम आपकी ब्रांच का डाटा उस कंप्यूटर में मौजूद हो, और वो कर्मचारी आपको सुविधा दें कि आओ अपना यहाँ डाटा भी देख लो और पेपर भी यहीं जमा करो, और उसके बाद पेमेंट आपको लोढ़ा कमेटी अकाउंट से भेजेगी। मेरे कहने का पूरा सिस्टम समझिए, ये हो सकता है, पॉसिबल है ये सिस्टम कि आपकी ब्रांच के आसपास कोई एक कमरा किराए पे लिया जाए, उस कमरे में 1 या 2 कर्मचारी बैठाए जाएं और सभी लोगों के ओरिजिनल पेपर का मतलब है जो पहले ब्रांच में सिस्टम था पेपर जमा करने का, ओरिजिनल है तो जमा करो, नहीं है तो फिर ये एफिडेविट दो या ये एप्लीकेशन दो, यानी वो सारा प्रोसेस वो करके अगर वो 2 कर्मचारी बैठाए जाएं और वो आपसे ओरिजिनल पेपर, यानी जो भी एफिडेविट वगैरह या ओरिजिनल पेपर है जो भी ले करके आपको बाकायदे रिसीविंग दें और सील लगा करके दें, वो जो सील होगी वो लोढ़ा कमेटी की होगी भाई, आर.एन. लोढ़ा कमेटी, मैटर ऑफ पीएससीएल लिमिटेड, इसकी सील लगी हो और सिग्नेचर करके वो आपको पावती दे दे, उन दोनों कर्मचारियों को सैलरी लोढ़ा कमेटी दे, ठीक। और इसके बाद जो उस कंप्यूटर में डाटा हो वो कंपनी के डाटा हो, मतलब आपके ब्रांच के डाटा हो, दूसरे शहर के डाटा नहीं पता चलेंगे, आपके शहर के केवल डाटा उसमें आ जाए, ये सिस्टम हो जाए। और इसके बाद पेपर वैसे ही जैसे हेड ऑफिस जाते थे पहले गोपाल सिंह चावला गोपाल दास भवन नई दिल्ली के पास, वैसे ही वो पेपर सारे चले जाएंगे लोढ़ा कमेटी के पास। और जैसे गोपाल सिंह चावला गोपाल दास भवन आपके मैच्योरिटी को सेंक्शन करते थे, वैसे ही अब लोढ़ा कमेटी सेंक्शन करेगी, और सेंक्शन करने के बाद वो आपकी ब्रांच में पहले एक डाटा आता था और आप ब्रांच से चेक मिलता था, लेकिन सेंक्शन होने के बाद डायरेक्ट आपको स्टेटस रिपोर्ट में लोढ़ा कमेटी दिखाएगी कि सेंक्शन हो गया और पेमेंट आपके अकाउंट में भेज दी गई, यानी डायरेक्ट आपके कस्टमर के अकाउंट में जाएगी। अगर ये सिस्टम हो जाए तो क्या आपको कोई दिक्कत होगी? क्या ये अच्छी सोच, अच्छे विचार नहीं है? क्या आपको लग रहा है कि ये इस पर हम लोग सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं?
अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल शेयर करिए जानकारी हमारे साथ कि आपको ये डाउट क्यों है। ऐसा अगर आपको लग रहा है नहीं हो सकता है तो इसके पीछे की वजह ये है कि नंबर 1 ऐसा कंपनी नहीं चाहती, और नंबर 2 आप ये कंपनी से करवाना चाहते हो लेकिन आप करवा नहीं सकते क्योंकि जो लोग आप कंपनी और आपके बीच में हैं वो आपके साथ खड़े नहीं है, वो कुछ और बकवास करते हैं। दिक्कत यहां पर ये है। तो अब समझ जाइए, बाकी समस्या आपकी है साथियों। हर एक व्यक्ति का अपना एक दायित्व होता है, अपनी जिम्मेदारी होती है, वो उसी का निर्वहन करता है, उससे अधिक की अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। आप इस रेलवे स्टेशन पे टिकट काउंटर पे टिकट काटने वाले व्यक्ति से अगर उम्मीद करते हैं कि वो ट्रेन को ड्राइव करके ले जाएगा और आपको मंजिल तक पहुंचाएगा तो फिर आपकी गलत फहमी है। उसने टिकट दे दी, अब ट्रेन में बैठी है और ड्राइवर का काम है ट्रेन चलाना और सिग्नल वाले का काम है सिग्नल देना। हर एक का अपना अपना एक काम होता है। तो जो जीरो चैनल का काम है वो जीरो चैनल कर रहा है, जो आपका काम है वो आप करिए, और जो संगठनों का काम है उसे संगठनों को करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो संगठन के पहिए तो आप हो ना। पृथ्वीराज यादव कौन होता है संगठन चलाने वाला? उस हरामखोर को निकाल के बाहर करो भैया, संगठन हमारा है, हम बैठेंगे। सबसे पहले तो आपको यह सोचना चाहिए संगठन बना क्यों था। आप कहेंगे पैसा दिलाने के लिए। जी नहीं, पैसा दिलाने के लिए नहीं बनाया जाता संगठन। संगठन बनाया जाता है पूरी लड़ाई लड़ने के लिए, तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए। कोई भी समस्या होती है, कोई भी इश्यू होता है तो उसके लिए पहले फैक्ट तैयार किए जाते हैं, तथ्य ढूंढे जाते हैं, उसके बाद आर्गुमेंट्स होता है। यानी तर्कों की बात बाद में आती है और इसके बाद लास्ट में बताया जाता है कि अब हम क्या चाहते हैं। क्योंकि जब किसी भी समस्या को लेकर के आप कोर्ट में जाते हैं, यानी आपका इशू था वो लेकर के आप कोर्ट में गए और अपनी समस्या आपने बताई, तब उसके बाद कोर्ट पूछती है कि इसके तथ्य प्रस्तुत करो, तो आपको फैक्ट पेश प्रस्तुत करने पड़ते हैं। तो वो अगर आपने नहीं ढूंढे हैं तो आप कैसे पेश करोगे? जब आप तर्क प्रस्तुत कर लेते हो तो अब ये तथ्य प्रस्तुत कर लेते हो तो अब तर्क वितर्क होता है, क्योंकि आप जो तर्क दोगे वो विपक्षी पार्टी उस पर वितर्क देगी। फिर तर्क वितर्क होने के बाद, यानी आर्गुमेंट्स होने के बाद, कोर्ट पूछती है कि हाँ बताओ ये सब हो गया, अब हम निर्णय बाद में देंगे, पहले आप बताओ कि आप क्या चाहते हो। भाई आपकी समस्या क्या थी, आपने ये बता दिया, और उस समस्या के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। जो जो जिम्मेदार हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, समस्या का ऐसे समाधान होना चाहिए, ये इन्होंने यहाँ यहाँ ये मिस्टेक की, ये फॉल्ट है, ये सब आपने बता दिया, ये तर्क वितर्क तथ्य दे दिए, अब तर्क वितर्क में भी हो गया। अब लास्ट में कोर्ट पूछती है कि आप चाहते क्या हो, तब आप बताते हो कि साहब हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे इन्वेस्टरों को पेमेंट मिले, ब्याज सहित मिले, और जो इसके लिए दोषी है उन्हें दंडित किया जाए। ये बात की बात है। अगर निर्भया कांड जो हुआ दिल्ली में 2012 में, अगर निर्भया के माता पिता सिर्फ कोर्ट के सामने यही बार बार रटते रहते, फांसी दो फांसी दो फांसी दो फांसी दो फांसी दो, कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई फैक्ट नहीं, सिर्फ इश्यू बताते कि भाई हमारी बच्ची के साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, अब उन आरोपियों को, चारों आरोपियों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो। हम कुछ नहीं जानते कि क्या सबूत है क्या नहीं है, हमारा मतलब नहीं है कौन सी बस्ती क्या थी, हमारा मतलब नहीं था कौन कहां से आ रहा था कहां जा रहा था, हमारा कोई मतलब नहीं है कहां इलाज हुआ क्या नहीं हुआ, हमारा कोई मतलब नहीं है कौन गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ, हमारा मतलब है बस फांसी दो फांसी दो फांसी दो। क्या फांसी होती? मुझे आप बताइए, क्या फांसी होती? कभी नहीं होती, जिंदगी में नहीं होती। सेशन कोर्ट में बाकायदे तथ्य प्रस्तुत किए गए, तर्क वितर्क हुआ, उसके बाद कोर्ट ने पूछा क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम की सजा के वो हकदार ही नहीं है, इन्हें फांसी ही होनी चाहिए। और कोर्ट ने फिर फांसी सुनाई। उसके बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किए जाते, क्योंकि फैक्ट एक बार दिया जाता है, बार बार नहीं, लेकिन आर्गुमेंट्स बार बार होता है। वहां पर भी फिर तर्क वितर्क हुआ, उसके बाद फिर निर्णय हुआ। तर्क वितर्क होने के बाद फिर हाईकोर्ट ने पूछा आप चाहते क्या हो, तो बताया गया फांसी होनी चाहिए, फिर फांसी हुई।
फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर भी कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं होते, अधिकार ही नहीं है वहां पर, क्योंकि आप नीचे प्रस्तुत कर चुके हो। तो फिर उसके बाद वहां पर भी आर्गुमेंट्स हुआ, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या चाहते हो, उन्होंने कहा फांसी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी। ऑर्डर होने के बाद भी जो फांसी में डिले हो रही थी, जो इनकी दया याचिका लग रही थी, जो मर्सी पिटीशन लगाए थे, उसके में विलंब हो रहा था बहुत सारा, मर्सी पिटीशन खारिज होने के बाद भी फांसी नहीं हो रही थी, उसके लिए भी इन लोगों को बार बार कोर्ट की चौखट पे जाना पड़ा। अगर ये कहते क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रही है, हम क्यों जाएं? अगर निर्भया की माता ये कहती क्यों कोर्ट अंधी है, कोर्ट को दिखाई नहीं देता, मामला कोर्ट में, हम क्यों जाएं, क्या फांसी होती? लेकिन आज हमारे सीनियर करें मामला कोर्ट में। अरे मामला कोर्ट में है तो कोर्ट में जाकर के कौन बताएगा कि हमारा मामला क्या है, कोर्ट को क्या निर्णय देना चाहिए, हमारी समस्या क्या है, इसका समाधान कैसे होना चाहिए, ये कोर्ट में तर्क वितर्क कौन करेगा? ये आप करोगे, जिम्मेदारी आपकी है, आप सीनियर हो, हमारी कमीशन खाए थे। और अगर ऐसा कोई कर रहा है, चलो संगठन का वकील, अभी लगाओ फोन सुनंदा कदम को, पूछो इस हफ्ते क्या किया, तर्क पूछो उससे, क्या कोर्ट में उसने पूछ लिया है कि कितनी संपत्ति है और कितना कर्जा है? ये पूछो कि कोर्ट में पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया। भाई आप लगा के फोन पूछो ना सुनंदा कदम से, हम क्यों पूछे? सुनंदा कदम को हम थोड़ी जानते हैं, संगठन को आपको जानना है ना, आपको पहचानना है ना, आप हमारे सीनियर हो ना। क्यों उस समय कभी कहा था कि भंगू से पूछ लो कि स्कीम कौन सी है? उस समय स्कीम आप बताते थे ना भाई। स्कीम सुब्रत भट्टाचार्य ने ऊपर से चालू की, तो जब हमारे समझ में कोई स्कीम नहीं आई कि सर इसमें इतने क्या कैसे मिलेगा, इसमें हमको इंसेंटिव क्या होगा, ये जो इस महीने वाली जो आया है नया ये, तो उस समय आपने कहा कि वो सुब्रत भट्टाचार्य से पूछो ना। कभी बोला क्या? उस समय आपने बताया ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं, इतना नहीं, इतना मिलेगा, ये लाभ मिलेगा, और अगर इसमें तुम 20,000 की और एफडी ले आते हो या इंजीनियरों से ऐसे कराते हो तो आपको ये मिलेगा। उस समय बता रहे थे ना आप। और अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा था उस समय, तो फिर आप अपने सीनियर से पूछ रहे थे ना ऊपर से, तो भाई इसमें ये स्कीम में देखो, ये इसमें कैसे कितना मिलेगा। लेकिन आज आप क्यों नहीं पूछ रहे हो? यही आपको करना है, बस इसके लिए ही तैयार करना है सीनियरों को, कि उस समय जो जानकारी आपके पास नहीं होती थी, कोई स्कीम आपके पास हाथ में आ गई, आपने समझाई, और फिर उसके बाद हमारे दिमाग में कोई सवाल आया और हमने सवाल किया और उसका आपके पास जवाब नहीं होता था, तो आप हमको कहते थे कि इसका जवाब नहीं है, चलो मैं कल आपको दूंगा। आप बोलते थे कल दूंगा, लेकिन आप शाम को ही जवाब दे देते थे। यानी आपके अंदर कितना उसका जवाब तलाशने की उत्सुकता होती थी कि इसने हमारे ये सवाल किया है यार, तो हम इसको जवाब दिला दे तो हो सकता है कुछ बिजनेस आ जाए। क्योंकि उस समय आपको बिजनेस लाने की लालच थी, लेकिन आज आपको ये लालच नहीं है कि इन्वेस्टर को पैसा मिल जाए, ये सोच ही नहीं है कहीं पर। अगर ये दिमाग में मंशा सीनियर के आ जाएगी कि हम इनकी सवालों के जवाब दे दें, क्योंकि जवाब इनको क्या देना है, हम सवाल पूछ भर ले लें मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट खुद सरेंडर हो जाएगा और बोलेगा अब समाधान करें ना, अब इसका जवाब क्या दें, और आपकी समस्या का हल हो जाएगा। ये काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। सीनियर का कोई दोष नहीं है, इसलिए कि सीनियर अगर बेईमानी कर रहा है तो यानी ये मानिए कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं आपके साथ बेईमानी कर लूंगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो उसका कॉन्फिडेंस तोड़िए 4 जूते मार के। आपको लग रहा है कि आपके ऊपर केस हो जाएगा और आप उस केस से डरते हो, तो भूल जाओ पैसा। लोढ़ा कमेटी ने तो लिख दिया कि भैया जिनका प्लॉट अलॉट हो चुका है नहीं देंगे, जिनका डाटा कम आया है उनको पैसा कम दे दिया। अब क्या साबित और क्या सबूत चाहिए? जीरो चैनल यही तो 2-2.5 साल से बोल रहा है ना आपको। 7 दिसंबर 2017 से लेके हमको कंपनी की कुछ कुछ कमियां नजर आने लगी धीरे 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 धीरे, और मुश्किल से 6 या 8 महीने के अंदर पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया कि बेईमानों की श्रृंखला है यहां पर भैया। और हमने 27 सितंबर 2019 को आपको बता दिया कि अब इन बेईमानों को छांटने का तरीका यही है, ये 11 सवाल दे दो। जवाब तो कोई देगा नहीं, है तो मुझे भी मालूम है। यहां तक कि एसपी त्यागी ने जवाब दिया, हालांकि एसपी त्यागी प्रमाणित जवाब नहीं दे सकता, लेकिन हमने कहा चलो एफिडेविट दे दो तो हम उसके आगे बढ़े ताकि प्रमाणित जवाब मांगे तो सही।
क्योंकि हम आपके इस कागज के टुकड़े पे अगर दम पर हम घेर लें कंपनी को और कल आप ही पलटी मार जाओ कि साहब हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख करके ये लिखवाया था, उसमें राइटिंग भी इनकी नहीं है, राइटिंग भी उसमें उनकी है, RS बिष्ट जी की है। मैं इसीलिए जूनियरों को बोलता था साथियों, भरोसा इस समय किसी पर भी मत करो, कब कौन कहां पलटी मार जाए। SP त्यागी आपकी मीटिंग में मौजूद थे, आप उनको कहते भैया अपनी राइटिंग में लिखो, एविडेंस है, हालांकि वीडियो भी बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो बंदा आगे लड़ाई के लिए तैयार नहीं है तो कल को उसको सजा हो जाएगी, कंपनी बच जाएगी फिर भी, क्योंकि सिकंदर सिंह ढिल्लो बोलेगा कि हरामखोर है SP त्यागी, साला झूठ बोलता है, सुअर की औलाद, साले को खुद को दिमाग नहीं है, साला सब झूठ लिखा है इसने। हम एफिडेविट उसको इसलिए बोल रहे हैं ताकि उसके अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब हमको दिलेरी के साथ बोलना है, नहीं साहब कंपनी में यही था, हम सिर्फ यही चाहते हैं। प्रमाणित जवाब तो हमको मैनेजमेंट के व्यक्ति दे सकते हैं ना, SP त्यागी नहीं दे सकता। जिनको कंपनी अधिकृत करती है वो दे सकते हैं, ये लोग एफिडेविट दे करके सिर्फ एक आधार दे सकते हैं और फिर खुद खड़े होंगे हमने एफिडेविट दिया है, क्योंकि अगर एफिडेविट झूठा है तो फिर इनको भी 6 महीने की सजा हो जाएगी, एफिडेविट पर भी। कंपनी के लिए जो झूठी जानकारी दी वो तो अलग। लेकिन उसके लिए भी वो एफिडेविट देने के लिए तैयार नहीं है, यानी वो जानते हैं कि भैया ये प्रमाणित जवाब ढूंढ लेंगे, वहां तक पहुंचेंगे और फिर उसके बाद कंपनी मुकर जाएगी, क्योंकि घोटाला बहुत लंबा है। तो इसलिए साथियों आपको पेमेंट नहीं मिल पा रही है। लेकिन वास्तविकता यही है कि अगर आज भी आप सही रास्ता चुन ले, सही रास्ते का मतलब है जिसने जो किया खत्म करो, भूल जाओ। अब आज की डेट में कंपनी की स्थिति क्या है और पहले क्या क्या हुआ सिर्फ सार्वजनिक करो, सच्चाई सबको पता चल जाए, किसी से कुछ छिपा नहीं होना चाहिए। गलती की है माफी मांग लो ना, लेकिन सच्चाई पता चल जाए सबको, क्योंकि जब तक सच्चाई पता नहीं चलेगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो सच्चाई तक पहुंचने का कार्य करना है। एक सच्चाई में आज आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण देने वाला हूं। और इसके अलावा हमने आज आपको बैनर पे दिख रहा है कि आप और हम कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हम सभी क्या करने आए थे और क्या कर दिए यह महत्वपूर्ण है। क्या गलत लिखा है? भाई पृथ्वीराज यादव एक संगठन का अध्यक्ष न होता, एक यूट्यूबर होता, तो उससे क्या फर्क पड़ता? वो यूट्यूबर है, यूट्यूब का काम करेगा। अध्यक्ष कोई और होता, पृथ्वीराज यादव ये काम करेगा ये जरूरी नहीं है। अध्यक्ष क्या काम करेगा ये जरूरी है, संगठन क्या काम करेगा ये जरूरी है, संगठन के पदाधिकारी क्या काम करेंगे। संगठन के पदों पर उन्हीं व्यक्तियों को बैठना चाहिए जो उस पद का कार्य कर पाए, यानी सच्चाई को उजागर कर पाए। समस्या क्या है? निवेशकों का पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिल रहा है। समाधान क्या है? बस वो पैसा मिल जाए, ब्याज सहित मिल जाए। लेकिन इसके बीच जो हमको फैक्ट और आर्गुमेंट्स चाहिए वो आपको जीरो चैनल बता रहा है। क्यों? संगठन की जिम्मेदारी नहीं बनती। फैक्ट वो तो उस समय पहले किसी ने पूछा नहीं, लेकिन जब पूछना शुरू किया, हम नहीं पढ़ना चाहते इन पचड़े में, हमारा तो मतलब नहीं है, हम तो कोर्ट में खड़े हैं। अरे तो कोर्ट में ही तो ये तथ्य भाई प्रस्तुत किए जाते हैं ना, कोर्ट में ही तो आर्गुमेंट्स होता है ना। हम इन आर्गुमेंट्स के चक्रों में नहीं पड़ेंगे, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, हम तो चाहते हैं बस पैसा मिल जाए। अरे तो भाई पैसा भी तो कम आ रहा है ना, तो हमने उनको कौन सा क्लीन चिट दे दिया, हमने कौन सा सर्टिफाइड कर दिया? अरे तो आप सर्टिफाइड करने वाले होते कौन हो? कुल मिला के पैसा तो नहीं मिला ना उनको। अब आप कह रहे थे पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आप शुरू से तथ्यों को पकड़ते और आर्गुमेंट्स देते, तर्क वितर्क करते, तो पैसा तो अपने आप मिलता ना,
क्योंकि लास्ट में तो कोर्ट यही पूछती ना कि आप क्या चाहते हो। भाई आपने तथ्य दे दिए, तथ्य यही है कि इतना कर्जा है, इतना संपत्ति है, अब ये बिकेगी तो निश्चित तौर पे ब्याज पे पैसा आएगा, आप क्या चाहते हो, ब्याज पैसा मिले। कोर्ट कहेगी हाँ बिल्कुल, ब्याज शायद क्यों नहीं मिलेगा जब है तो। लेकिन आज सवाल ये है कि आप चाहते क्या हो भाई, अब मेरे को बताओ। तथ्य देने का समय खत्म, आर्गुमेंट्स का समय खत्म, जो चाहते थे आप वो बोल नहीं पाए। अब लोढ़ा कमेटी अगर भुगतान नहीं दे रही है या कम दे रही है तो आप कह रहे हो कि नहीं इनका प्लॉट अलॉट है, इनका भुगतान क्यों नहीं मिल रहा है। तो आप क्या चाहते हो, क्या 11,000 करोड़ में 10 लाख करोड़ बढ़ जाएगा क्या? कहां से देंगे पैसा भाई जब लोढ़ा कमेटी के पास है ही नहीं तो। इसी के लिए तो बोल रहे थे ना कि तथ्यों पे अगर वहां पर ये 11,000 करोड़ की बहस होती सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट लोढ़ा कमेटी का गठन करने से पहले पूछती कि 11,000 करोड़ में कैसे बटेगा भाई पैसा। इस पर अगर बहस होती तो राइटिंग में पेपर जाते कि कंपनी के ऊपर कुल कितने कस्टमरों का कितना पैसा बकाया है, जमा धन कितना है, ब्याज सहित कितना होता है, संपत्तियां कितने खरीद मूल्य की है, कितने में बिकेंगी। केवल यह सवाल कोर्ट में लिखित में कोई संगठन पूछ लेता निवेशकों के हित की बात रखते हुए। लेकिन ये कहेंगे नहीं तो सेबी क्या कर रही है। अरे सेबी के पेट में दर्द थोड़ी है, सेबी ने कभी निवेशकों से चंदा थोड़ी लिया था। कभी किसी एजेंट से सेबी ने चंदा मांगा क्या? कभी किसी एजेंट से लोढ़ा कमेटी ने चंदा मांगा क्या? कभी किसी एजेंट या निवेशक से सीबीआई ने चंदा मांगा क्या? कोर्ट ने चंदा मांगा क्या? क्या आपके पास कभी भी जोड़ने के लिए कि संगठन में जुड़ जाओ, ये करने के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट आई थी कि आपके पास इतना पैसा दो, ये फार्म भरो? ये काम संगठन करते थे ना। आज भी ट्विटर पे ट्वीट करो, ये आपको सुप्रीम कोर्ट बोलती है क्या? सेबी कभी बोलती है क्या कि ट्विटर पे ट्वीट करो? लोढ़ा कमेटी कभी बोलती है क्या ट्विटर पे ट्वीट करो? आप लोग पृथ्वीराज यादव से ये भी तो बोल सकते हो ना तो भैया ये ग्रुप में फिर आपके लोग क्यों शेयर करते हैं? हम तो यही से चलो कह रहे हो नहीं हो जुड़े हुए, फिर हमारे ग्रुप में ये जो है क्यों आया? आपके एआईएसओ से जुड़े हुए लोगों ने ये क्यों शेयर किया कि जूम की मीटिंग इतने बजे होगी? अपनी महतारी को नंगा नचवाना है तो कहीं भी नचवाओ ना जाकर के, हमको क्यों बता रहे हो? हमारे पास ये आपकी जानकारी क्यों आई? हमारे पास ये जानकारी अगर भेज रहे हो तो फिर हमारा सवाल सुनो और हमको जवाब दो। बुजुर्ग आदमी हो, कम से कम अपनी गरिमा का ख्याल खुद करो। जीरो चैनल वाले को गाली बोलते हो कि गंदी बातें करता है, गाली देता है, अपनी इज्जत खुद संभालो कि जवाब देते बनता है। तुमको शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, हरामखोर बुजुर्ग आदमी हो। ये सभी लोगों को बोलना चाहिए पृथ्वीराज यादव को कि अपनी उम्र का लिहाज करो, शर्म करो। आप कैसा जवाब दे रहे हो कि हमने ठेका नहीं ले रखा है, तो आप संगठन में क्यों जुड़े, संगठन क्यों बनाए? सिर्फ आपने समय निकाल लिया। अगर ला सकते हो तो 22 अगस्त 2014 वापस ले आओ तारीख, 3 महीने के अंदर जीरो चैनल आपको पैसा दिलवा देगा। क्योंकि साथियों सबसे बड़े आज जो हम लोग मात खा रहे हैं, हमारा समय निकल चुका है और इन हरामखोरों ने समय निकाल दिया आपका। अब ये ढिंडोरा पीट रहे कोर्ट, जानते हैं कि कोर्ट में अब कोई नया व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं अब सिर्फ आप लोगों के पास अगर तर्क है तो सिर्फ 21-22 का मैटर है, क्योंकि उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। और संगठन से जुड़े हुए लोग बड़े ही बेवकूफ जाहिल लोग हैं कि आज भी उनके साथ पकड़े हुए हैं कि चलो 6 साल निकल गया पर कम से कम 60 साल तो नहीं निकला। अगर इनके पीछे लगे रहोगे तो 60 साल जो लक्ष्य था इनका वहां तक पहुंच जाएंगे, 54 साल और निकल जाएगा आपका। भाई किसी परिवार के घर में आग लगी हुई है, उसके 4 बच्चे मर गए हैं, अगर उसके 40 बच्चे अभी हैं उस परिवार में जीवित, तो कम से कम 40 को तो बचाने की कोशिश करो। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जीरो चैनल की गालियां सुन रहे हैं, उनको मतलब वो लग रहा है कि बस वो गंदी बातें करता है, लेकिन अपने काम में आज भी वो नहीं झांक पा रहे हैं, ना कह पा रहे हैं कि हमने कौन सा काम किया। और पूछने वाले व्यक्ति भी ये नहीं पूछते कि उनकी गालियों से आपको क्या लेना देना। भैया आप तो अपने काम के बारे में बताओ ना। आप इतने बड़े, इतनी उम्र, आपकी इतनी उम्र हो गई, इतने बड़े सीनियर हो, इज्जतदार आदमी हो, संगठन के पदाधिकारी हो, और आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो
आपको शर्म खुद को नहीं आती? आप जीरो चैनल वाले को दोष दे रहे हो कि गाली क्यों दे रहा है। अरे उसको तो हम जानते ही नहीं है, बाहर में जाए जीरो वाला, होगा नीच आदमी। चलो आप तो नीच नहीं हो ना, आप तो इज्जतदार हो ना, फिर आप हमको क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? हमको आप क्यों बोल रहे हो कि हम क्यों बताएं? तो संगठन के पदाधिकारी बने हो, क्यों बताएं? सुप्रीम कोर्ट क्यों बता रही है? क्यों पोर्टल पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर डाल दिया है कि ऑर्डर सभी लोग देख लें? हम गए थे क्या कभी सुप्रीम कोर्ट? हमने कभी केस लगाया क्या? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना दायित्व तो समझाना कि इन समस्या से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। क्या आप नहीं जानते हो? ढिंडोरा तो पीटते हो ना कि 6 करोड़ लोग हैं, तो उन 6 करोड़ लोगों तक जानकारी तो पहुंचनी चाहिए ना कि आप 6 करोड़ लोगों के लिए क्या कर रहे हो। आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो, किसके लिए खड़े हो? आप खुद बोलते हो ना 6 करोड़ लोगों के लिए। या तो सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट बना करके आप लिख करके दे दो कि हम सिर्फ एआईएसओ के चुनिंदा सदस्य, गिनती लिखो, फिर पता भी होना चाहिए आपके सदस्य कितने हैं, लगभग नहीं लिखने चाहिए। क्योंकि एक बाप को पता होता है कि मेरे कितने लड़के हैं, लेकिन एक व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि मेरे मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं। मोहल्ले के लोगों के बारे में ही वो बोल सकता है कि लगभग भैया हमारे मोहल्ले में 600 लोग हैं, तो वो 650 भी हो सकते हैं, 550 भी हो सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ये बोल दे कि मेरे घर में जो है कुल 12 लोग हैं और कल 18 निकल आए या 10 निकल आए, तो बोले हरामखोर, तुमको अपने घर के सदस्यों की संख्या नहीं मालूम? अगर आप अपने घर के लिए लड़ रहे हो, सिर्फ एआईएसओ के लिए लड़ रहे हो, तो फिर एआईएसओ की पहले संख्या तो बता दो कि कितने सदस्य हैं। है किसी भी पदाधिकारी को आज की तारीख में मालूम? नहीं है मालूम। सच्चाई स्वीकार करना सीखो। लानत है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को लगता है कि गंदी गाली देता है, गंदी बात करता है, लेकिन ये कभी नहीं दिमाग लगाया कि इसके लिए मजबूर किसने किया। जो मैं आज जानकारी देने वाला हूं वो बहुत ही डेंजर जानकारी है और मैं लाइव लूंगा उस व्यक्ति को। एक रजिस्ट्री मेरे हाथ में आई है साथियों, 4 दिन पहले मेरे पास जानकारी आई कि फलाना एमआर नंबर जिसकी रजिस्ट्री कर दी गई है वो स्टाम्प पेपर नकली है। स्टाम्प पेपर भी नकली है। 20,50,000 रुपए में वो संपत्ति खरीदी गई है, लेकिन वो संपत्ति एक्चुअल में खरीदी नहीं गई। जो जमीन का मालिक था उसी के नाम से उसी के नाम का मतलब लिख करके टाइप किया गया है नकली स्टाम्प पेपर पर। रजिस्ट्रार की मोहर नकली लगी हुई है और फोटो भी दूसरे व्यक्ति का है। जो जमीन का मालिक है उसकी फोटो ही नहीं है, फोटो ही दूसरे व्यक्ति की है। पंजाब के एक व्यक्ति ने जमीन खरीद ली। जमीन, ये सौदा किसने किया और ये सब पता किसने किया आपको मैं बताऊं? KRK सिंह भोपाल, ब्रजेश चौहान जो पहले भोपाल में था, ब्रजेश चौहान जो पहले गुना में रहता था, बाद में भोपाल चला आया, वो इन दोनों ने वो प्रॉपर्टी पता की कि ये प्रॉपर्टी है किसान भोला भाला है, उसको क्या पता PACL क्या है। हम लोग चुपचाप इसके नाम का एक स्टाम्प खरीदते हैं, अपना नकली स्टाम्प में अब्दुल करीम तेलगी जिंदाबाद। एक स्टाम्प पेपर इन्होंने खरीदा और तेजेंद्र पाल चन्नी, भैरव सिंह राजावत ने स्टाम्प का जुगाड़ लगा के दिया, ऐसा इन्होंने खुद बोला है। ब्रजेश चौहान, KRK सिंह, भैरव सिंह राजावत, तेजेंद्र पाल चन्नी और कमल गर्ग, इन 5 लोगों ने खुद जीरो चैनल के खुफिया रिपोर्टर को बताया, 4 दिन पहले की बात है, कि हम लोगों ने ये कारनामा किया था कि एक किसान की जमीन पता कर ली कि ये जमीन है और उसके बाद नकली स्टाम्प खरीदे सिर्फ 2,000 रुपए में। 1,35,000 रुपए के 75,000, 1,75,000 के स्टाम्प खरीदे थे उस तारीख में। इस रजिस्ट्री में कितने लगे हैं देखना पड़ेगा, इस रजिस्ट्री में शायद कम है, बाकी किसी और काम के लिए 1,75,000 के स्टाम्प बता रहे थे। इस रजिस्ट्री में शायद 1,60,65,000 के हैं, 10,000 करीब के कहीं और लगाए थे। 1,75,000 के नकली स्टाम्प मात्र 2,000 रुपए में खरीदे थे इन्होंने, 5 लोगों ने मिलकर के। खुद स्वीकार किया, बोला
कि वो स्टाम्प खरीदे और फिर सीधे गए गोपाल सिंह चावला गोपाल दास भवन नई दिल्ली। गोपाल सिंह चावला के इशारे पर सीधे गोपाल दास भवन में बैठे, वहां एक टेबल पर स्टाम्प पे टाइप करवाया मैटर कि फलाने व्यक्ति ने ये फलाने व्यक्ति को जमीन बेच दी। सौदा हो गया 20,50,000, पैसा नगद लिख दिया। फोटो एक फर्जी व्यक्ति की फोटो लगा दी, पता नहीं वो व्यक्ति कौन है, अभी उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। उसकी फोटो चिपका दी और पंजाब के एक व्यक्ति की फोटो चिपका दी कि फलाने ने खरीदी, और सील मोहर भी रबड़ स्टाम्प इनके पास रजिस्ट्रार का नकली रबड़ स्टाम्प बना हुआ रखा था। ये इन पांचों ने खुद जीरो चैनल को बताया। ये इस वीडियो को भी आप गवर्नमेंट अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। मैं उस व्यक्ति से आज लाइव में बात कराने वाला हूं आपकी, जिसकी जमीन को ये किया। तो उन्होंने बताया कि उस जमीन की वहीं पर गोपाल दास भवन में रजिस्ट्री की गई। तेजेंद्र पाल चन्नी उस समय रजिस्ट्रार बन गया, फटाफट सील लगाने लगा। फिर एक व्यक्ति को बुलाया गया, क्योंकि इन पांचों में से बोले हमारी राइटिंग पहचान में आ जाएगी। दूसरे को बुलाया गया, फिर साइने की गई फर्जी साइने करवाने के बाद उसकी फोटोकॉपी करके वहां रख दी। सारी फोटोकॉपियां हैं लोढ़ा कमेटी के पास, जो भी है फोटोकॉपी है, ओरिजिनल एक भी रजिस्ट्री नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं, यानी उस रजिस्ट्री को, वो जो नकली स्टाम्प थी, उस पर कंप्यूटर पे प्रिंट निकलवाई, टाइपिंग करवाई अपने यहाँ बैठ के गोपाल दास भवन में, और टाइपिंग कराने के बाद उस पर फोटो चिपकाए गए वहीं पर गोपाल दास भवन में। फिर अपनी नकली जो मोहरें रजिस्ट्रार की बना के रखी हुई थी, कई शहरों की मोहरें उधर रखी हुई थी, वो उसमें लगाई गई स्टाम्प पेपर पर, और इसके बाद फर्जी सिग्नेचर करवाए, और उसके बाद उसकी फोटोकॉपी करवाई और ओरिजिनल स्टाम्प फाड़ के फेंक दिया। फिर मतलब ओरिजिनल नहीं, नकली स्टाम्प था, बट इनके हिसाब से जो ओरिजिनल तैयार हुआ वो फाड़ के फेंक दिया और फोटोकॉपी अपने पास रख दिया, और लोगों को बताने लगे कि ये जमीन हमने खरीद ली 20,50,000 में, फ्री में, कोई खर्चा नहीं। 2,000 रुपए के नकली स्टाम्प पर खर्चा हुआ। रबड़ स्टाम्प भी इनके पास पहले से ही रखी हुई थी, मोहरें जो बनी हुई थी वो पहले से ही रखी हुई थी, वो कई सारी रजिस्ट्रियों में काम आती हैं। 2,000 रुपए में इन लोगों ने अपने रिकॉर्ड में लिख लिया कि 1,65,000 मतलब रजिस्ट्री में खर्चा हुआ और 20,50,000 की जमीन खरीदी। ये अपने रिकॉर्ड में इन्होंने लिख लिया, जबकि काहे की जमीन, जिसकी जमीन है उसको पता ही नहीं है कि मेरी जमीन इन्होंने बेच दी। समझ में नहीं आया क्या हो गया जब ये इन लोगों ने बताया। और सबसे बड़ी बात, मैं एक जानकारी आपको 15-20 दिन के बाद दूंगा, क्योंकि मैं एक कार्य में लगा हुआ हूं, वो कंप्लीट हो जाए। आपको जानकारी होगी कि दिसंबर 2018 में 13,861 प्रॉपर्टियां लोढ़ा कमेटी को सौंपी थी सिकंदर सिंह ढिल्लों ने, और आपके पास जानकारी आई संगठनों के दबाव में, देखिए भाई ये कंपनी ने 13,861 प्रॉपर्टियां सौंपी। और मैंने बताया था कि ये खेल है, बाद में पता चलेगा, मैंने बोला था कि ये अदला बदली हो रही है। प्रॉपर्टियां 29,088 ही हैं, वो दूसरी 13,861 प्रॉपर्टियां निकल गई और ये दूसरे पेपर आ गए। ये उन्हीं में से एक पेपर है। वो जो 13,861 प्रॉपर्टियां सौंपी गई ना, उन्हीं में से ये एक पेपर है नकली। और इसकी रजिस्ट्री जो है किस तारीख में तैयार की गई है? जनवरी 2014 में। जनवरी 2014 में, जबकि इन्होंने रिकॉर्ड में पहले क्या कहा है कि हमने फाइनेंशियल ईयर 2011 के 12 के बाद तो कोई जमीन खरीदी ही नहीं है। लेकिन इन्होंने जनवरी 2014 की वो 20,50,000 की जमीन वो 13,861 प्रॉपर्टियों में डाल के इन्होंने दी। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है साथियों कि एमआर नंबर वही आ गया जो पहले दर्ज था, यानी उस एमआर नंबर पर जो पहले प्रॉपर्टी थी वो निकल गई और ये नई प्रॉपर्टी आ गई। बेच ले लोढ़ा जी, कहां बेचेंगे? अब वो प्रॉपर्टी कैसे बेचेंगे? जो आदमी खरीदेगा वो वहां कब्जा करने जाएगा तो वो बोलेगा भैया हमने तो कभी बेची ही नहीं। सवाल ये है कि ये उन दोनों के बीच का मैटर रहेगा, लेकिन उसके बाद बाकी सब रुक जाएगा। यानी इन्होंने जो मतलब लूट खसोट पहले की, जो हरामखोरी पहले की, वो आज भी जारी है। दूसरे गरीब किसान की जमीन नकली स्टाम्प पेपर पे लिख करके बेच दिया। ये तेजेंद्र पाल चन्नी, ब्रजेश चौहान जो आज भोपाल में रहते हैं, KRK सिंह जो भोपाल में रहते हैं, भैरव सिंह राजावत जो जयपुर में रहता है, कमल गर्ग जो कोटकपूरा में रहता है,
कमल गर्ग ने अपने एक खास आदमी है पंजाब के, उसके नाम से ये रजिस्ट्री करवाई, रजिस्ट्रार के यहाँ नहीं, गोपाल दास भवन में बैठ के। उस दिन यही रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार बन गए थे और उनके बाबू बन गए थे, कमल गर्ग, तेजेंद्र पाल चन्नी, भैरव सिंह राजावत। और भैरव सिंह राजावत उस तारीख में कंपनी के अगेंस्ट खड़ा था वहां पर कोलकाता सेबी ऑफिस में, पीएससीएल कस्टमर एसोसिएशन बना करके। ये आप लोगों के साथ खेल खेला गया। इसलिए कहता हूं साथियों, अभी भी देर नहीं हुई है। आप जूते मारो पृथ्वीराज यादव को, बोलो भैया आप सयाने हो, चुपचाप बैठ जाओ, दिक्कत होगी आप बैठ जाओ, हम लोग नए सिरे से करेंगे। जनलोक माता को भी बोलो, सुनंदा माता को, कि आप बैठ जाओ, अपनी एक अथॉरिटी दे दो कि भैया आप जनलोक प्रतिष्ठान का अध्यक्ष वो बने जो सारी बातें सार्वजनिक करे। नंबर एक पहले ये क्लियर करवा लो कि भैया आप सब संगठन छोड़ के अब कर रहे हैं, चलो जनलोक का चूंकि मामला भी चल रहा है, एक अध्यक्ष बना करके नया वकील वहां खड़ा कर देते हैं। क्योंकि साथियों समस्या आपकी है, जीरो चैनल के भरोसे मत बैठे रहो कि वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहा है, वो चैनल पे बोल रहा है, तो फिर ले लो, मिल गया पैसा। क्योंकि तथ्यों को एकत्रित करो, सच्चाई हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ, वो मामला कोर्ट में जाने के बाद भी उसका एक एक तथ्य आपको बार बार पता चल रहा था कि नहीं चल रहा था। अब आप कहोगे वो वहां पर लोग थोड़ी बता रहे थे, वो तो मीडिया में आ रहा था। यस, वो मीडिया में आ रहा था। मीडिया में कौन दे रहा था? जो उस केस से रिलेटेड लोग थे, जो न्याय चाहते थे। क्या आपको लग रहा था, मतलब लग रहा है आज भी, कि मीडिया में वो लोग देते होंगे जो 4 मुलजिम थे उस समय जिनको फांसी की सजा हुई, या जो एक नाबालिग था जिसको कुल 3 साल की सजा हो गई और बाहर आ गया, या जिसने आत्महत्या कर ली? क्या उन 6 मुलजिमों ने, या 6 मुलजिमों के परिजनों ने, या उन 6 मुलजिमों के रिश्तेदारों ने, या उन 6 मुलजिमों के वकीलों ने मीडिया के माध्यम से वो जानकारियां सार्वजनिक की मैटर से संबंधित? किसी ने भी नहीं की उनमें से। ये सारी जानकारियां किसने सार्वजनिक की? जो न्याय चाहते थे, जो उन लोगों को सजा दिलाना चाहते थे, उन लोगों ने मीडिया में सार्वजनिक करवाई और मीडिया ने सार्वजनिक की। लेकिन आपके हित की जानकारी अगर मीडिया सार्वजनिक नहीं कर रहा है, तो कम से कम जो न्याय दिलाना चाहते हैं उनका फर्ज है कि चलो मीडिया तक जानकारी नहीं जाती है, क्योंकि मीडिया में जानकारी आने का मतलब हम पूरे देश को बताना चाहते हैं, सिर्फ 6 करोड़ परिवारों को नहीं, पूरे देश को बताना चाहते हैं, 138 करोड़ लोगों को बताना चाहते हैं। लेकिन जो न्याय दिलाना चाहते हैं, जो आपके तथ्य और आर्गुमेंट्स के लिए जो कोर्ट में खड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि 6 करोड़ लोगों तक ये पूरी जानकारी, पूरी सच्चाई पहुंचे। तो हर बार की सच्ची जानकारी कि हमने ये किया, ये बाकी है, ये होना चाहिए, आप लोग भी सुझाव दीजिए कि क्या करें। ये 6 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए इनको एक चेन बाई चेन काम करना चाहिए कि हमने पदाधिकारियों को दे दिया, पदाधिकारियों ने सदस्यों को दे दिया, सदस्यों ने अपने सारे जूनियरों को दे दिया, जूनियरों ने इधर उधर एजेंटों में फैला दी। ये सारी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जानकारी क्या आती है? लोढ़ा कमेटी पैसा नहीं देना चाहती, उसकी नीयत खराब है। तो ये कोर्ट में बोलना है ना, ये हमको थोड़ी बोलना है। हमको ये बताइए कि आपने कोर्ट में क्या बोला। नहीं, सेबी की भी नीयत खराब है, शुरू से ही नीयत खराब है। सीबीआई ने तरीके से जांच ही नहीं की शुरू से। अरे वो तो हमको भी मालूम है नहीं की। आपने कोर्ट में क्या बोला? बोला कि सीबीआई ने जांच नहीं की तरीके से। वहां कुछ नहीं बोला। जहां होना है वहां कुछ बोलना नहीं है। हमें बताने से क्या हम फैसला करेंगे? ये दिक्कत आई। तो कम से कम साथियों जो समय निकल गया, क्योंकि 22 अगस्त 2014 ये लोग वापस नहीं ला सकते। अगर आ जाए तो नए सिरे से फिर हम आ जाएंगे मैदान में। चलिए हम अकेले, किसी से कोई जवाब नहीं लेंगे, कोई 11 सवाल नहीं, कुछ भी नहीं, कोई 11 सवाल नहीं, कुछ भी नहीं, कोई 21-22 की रसीदें नहीं चाहिए। अगर 22 अगस्त 2014 ये लोग वापस ला सकते हैं तो हम 3 महीने के अंदर आपको पेमेंट करवा देंगे सब। खुद हम कंपनी से अकेले दम पे लड़ लेंगे।
है दम इतना। लेकिन क्या हो सकता है ऐसा? ये पॉसिबल ही नहीं है ना। इन लोगों का मकसद ही यही था कि सिर्फ डिले, टाइम खींच ले। 24 महीना इनको किसी भी हाल में निकालना था। 24 महीने तक किसी के भी दिमाग में सच्चाई, कहीं पर भी सच्चाई जानने की इच्छा तक न हो, ये योजना बनानी थी। और इसी योजना में ये लोग सफेद कपड़े पहन के आए, पृथ्वीराज यादव जैसे बुजुर्ग रामखोर, नीच किस्म के सुअर बुजुर्ग बन करके आए। शर्म आनी चाहिए यार, इतनी बड़ी उम्र हो गई, परिवार होगा, बच्चे होंगे, इस व्यक्ति को इतना घिनौना काम करना चाहिए? और फिर बोलता है गालियां क्यों देते हो? क्यों भाई, आपने ऐसा काम क्यों किया? 6 साल आप लोगों ने हमारा समय निकलवा दिया सच्चाई हमसे छिपा करके। क्या 22/8/2014 का पृथ्वीराज यादव ने ऑर्डर नहीं पढ़ा? क्या उसको पता नहीं था क्या 11,000 करोड़ की? बंगू ने खुद बोला उसको कि 11,000 करोड़ की और इतने के ही अंदर पेमेंट करवानी है। अगर तुमको इतना धन चाहिए तो बदले में अपनी बीवी और बेटी दे जाओ, बस ये थोड़ा सा और काम कर दो, मक्खन मलाई सब मिलेगा, चिंता मत करो। और इस हरामखोर ने वो काम किया है, तो उसके लिए गालियां तो कम है ना भाई। अपनी गरिमा, अपनी इज्जत अपने हाथ है ना, आपने ऐसा काम क्यों किया? क्योंकि ये सच्चाई तो आज भी पता चल रही है ना। आज भी तो आप बोलते हो ना हम आंकड़ों में नहीं पढ़ना चाहते। क्या ये एआईएसओ के सदस्यों को सुनाई नहीं देता कि क्लियर हमारा जो पूर्व अध्यक्ष जिसने हमको इस मैटर से 6 साल तक सच्चाई से दूर रखा, वो आज भी बोल रहा है मेरा आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है। वो बोल रहा है कि पैसा कम आया है तो मैंने सर्टिफाइड थोड़ी कर दिया। तो आपसे क्या लोढ़ा जी ने सर्टिफिकेट मांगा क्या कि आप सर्टिफिकेट दे दो कि हाँ भैया सही है? सुअर की औलादों से कभी वो सर्टिफिकेट मांगते हैं क्या लोढ़ा कमेटी? आप इस लायक हो पहले कि किसी चीज को सर्टिफाइड करो? जीरो चैनल फिर भी दम रखता है, जिस चीज को सर्टिफाइड करता है वो धमके की चोट पे बोलेगा हाँ हमने सर्टिफाइड किया है। हम बोल रहे हैं, जीरो चैनल बोल रहा है कि पीएसएल का पैसा आतंकवादियों को गया है। खुली चैलेंज है, बुला लो कोर्ट में, हम आपके साबित कर देंगे, साबित करके दिखा देंगे। ये कोर्ट में साबित किसी व्यक्ति के सामने थोड़ी करना है, साबित तो कोर्ट में किया जाता है। संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से आप भिजवाइए हमको लीगल नोटिस। देखना चाहते हैं ना चेहरा, देख लीजिए, कोर्ट में लगाइए एक एप्लीकेशन कि किस आधार पे कह रहा है कि पैसा आतंकवादियों को गया, बुलाया जाए, कर देंगे हम साबित। नहीं, ये काम नहीं बनेगा। लेकिन साथियों, समस्या आपकी है, आपके साथ जो हुआ अब उसको भूल करके कम से कम आगे अगर निवेशकों के हाथों बचना है तो सबसे पहला काम तो साथियों ये करिए कि जो आधा वीडियो देखते हैं वो बंद कर दे। मेरा वीडियो न देखें, बिल्कुल न देखें, क्योंकि अपनी ऐसी तैसी आप खुद करवा रहे हो। फिर जीरो चैनल तो करोड़पति बन जाएगा, आपका आधा वीडियो देखने में भी बहुत पैसा मिल जाएगा, आपका 10 मिनट का वीडियो देखने का भी बहुत पैसा मिल जाएगा। पर वीडियो देखने न देखने से आपसे कोई लेना देना नहीं। मेरे वीडियो की कुछ अलग ही चार्जेस है, मेरा और यूट्यूब का कुछ अलग ही अपना आपस में कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे तो ये बातें उजागर करने का पैसा मिलता है, खत्म बात। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वीडियो कौन देखता है कौन नहीं देखता, व्यू से कोई लेना देना नहीं। वो था शुरू का 6 महीना करीब था ऐसा। 6 महीने के बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही बदल गया, बीच में मेरा चैनल बंद हो गया था, आपको पता होना चाहिए। मैंने जिस दिन प्रॉपर्टियों को पढ़ना शुरू किया था, मार्च अप्रैल की बात है, उसी समय मेरे चैनल पे रोक लग गई थी। मैंने यूएसए में कांटेक्ट किया, फिर उसके बाद पहले बेंगलोर में कांटेक्ट किया, इसके बाद फिर मुझे सिंगापुर का नंबर दिया गया, मैंने वहां कांटेक्ट किया, फिर उसके बाद मुझे यूएसए का नंबर दिया गया, फिर मैंने वहां कांटेक्ट किया। तब सारी बातें सब समझ में आ गई कि मैटर ये है। तो मैंने कहा भैया वो मछली बहुत बड़ी है, अगर आप इतने में निपटना चाहते हो तो आप जानो, आपके काम जाने, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कमाई नहीं चाहिए, भाड़ में जाए, जिसने पैदा किया दुनिया में वही पालेगा। ये शब्द लिख करके मैंने मेल किया है। ये जिस दिन समस्या का समाधान हो जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने यूट्यूब को ये मेल भेजा था, वो मैंने सेव करके आज भी रखा है।
फिर मैंने कहा आप कौन होते हो, आप समझते हो कि इतना पैसा देकर के आप मुझे पाल रहे हो? आप भूल में हो, जिसने पैदा किया दुनिया में वही पालेगा। आपने मेरी अभी हैसियत नहीं देखी कि मेरे पास कितना है। मैं ये लड़ाई लड़ क्यों रहा हूं आपको अभी असलियत नहीं मालूम, पर छोड़िए इस बात को, क्योंकि आपका उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं, मैं जानता हूं, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो। लेकिन बिजनेसमैन हो तो आप अपना लाभ लेना सीखो, ये बहुत बड़ी मछली है। आप सस्ते में इनको फुर्सत कर रहे हो। तब वहां से मेरे पास एक मैसेज आया, उस मैसेज को भी मैंने संभाल के रखा है। वो भी मैं आपको पढ़ के उस समय सुनाऊंगा जब ये सब समाधान हो जाएगा। मैं अपना चैनल जिस दिन बंद करूंगा, लास्ट वीडियो में मैं आपको वो मैसेज भी दिखाऊंगा कि ये देख लो, ये यूएसए से गूगल का आया है कि नहीं आया है, इनका यूट्यूब वालों का। क्या लिखा है कि अब दोबारा कभी भी आपके चैनल पर कोई अड़चन आती है, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमको भेजिए, क्योंकि मैंने उस समय स्क्रीनशॉट नहीं दिया था। मैंने वो ये आया, मैंने जानकारी पहुंचाई, फिर उसके बाद उन्होंने पता किया, बोला नहीं ठीक है चलिए अब समझ में आ गया। उन्होंने कहा तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी तुम आप बेफिक्र रहो, ले रहो जितना जिनको पेलना है। और फिर उसके बाद मैंने इनको गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। उस दिन तक मैंने कोई गाली नहीं दी थी। फिर मैं शुरू हो गया बेटा, क्योंकि अब मैदान में कूदेंगे। उसके बाद मुझे गूगल ने भी बोल दिया कि भैया अब आपके व्यूज से कोई लेना देना नहीं, वॉच टाइम से कोई लेना देना नहीं, अब बस मुर्गा फंस गया है, हम अपनी बिजनेस करेंगे, आप इसकी आड़ में अपना समाधान कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो आप जानो, हम आपके वीडियो को इस्तेमाल करेंगे। क्लियर उन्होंने कहा है, गूगल वालों ने क्लियर कहा है कि हम आपके वीडियो को इस्तेमाल करेंगे अपनी बिजनेस के लिए, और आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को अपनी समस्या के समाधान के लिए इस्तेमाल करिए जितना कर सकते हैं। क्लियर उन्होंने कह दिया कि भैया हम इस्तेमाल करेंगे, हम आपके वीडियो में देखेंगे कि आपका वीडियो में हमको कितना लाभ मिलेगा और हम आपको कितना देंगे, इतना देंगे। अब उसके बाद वो भंगू तय करेगा कि इस वीडियो को कितने लोग देखेंगे, आप तय नहीं करोगे, हम चलने ही नहीं देंगे ना वीडियो, किसी के यहाँ जाएगा ही नहीं ना ये वीडियो, तो लोग देखेंगे क्यों? वो हमारा समाधान, आपसे कोई लेना देना नहीं व्यू से। आपका जब वीडियो बन जाए उसके बाद सौदा तय होगा, कितना पैसा, इतना पैसा डन, और उसके बाद फिर हम लेंगे उधर से आपके वीडियो में क्या मसाला है, उस मसाले के दम पे हम अपना करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग अपना समस्या के समाधान के लिए हम उसके मतलब यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन समस्या आपकी, समाधान आपको करना है। जिन तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है, अगर वो 10 मिनट देख करके और वो आखिरी का जो बात में बातें बताई गई और उस पर वो कार्रवाई नहीं करना चाहते, तो निश्चित तौर पर ये जीत भंगू की हो रही है। ये बाकी समझिए आप, आपकी मर्जी। जीरो चैनल को उतना ही पैसा मिलेगा, चाहे आप 1 सेकंड देखो चाहे आप न देखो। मेरे वीडियो में व्यूज 0 आएंगे तो भी मेरे को पैसा उतना ही मिलेगा, क्योंकि मैंने जो तथ्य दे दिए उन तथ्यों पर आधारित होती है अर्निंग, व्यूज पर आधारित मेरे चैनल की नहीं होती। मैं दुनिया के चैनलों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने चैनल की बात कर रहा हूं कि मेरे चैनल में तथ्य विद एविडेंस, आप लोग बोलते हो ना इसका सबूत क्या है, वो सबूत गूगल वाला निकाल लेता है और पकड़ लेता है इसको, यार सबूत आ गया, आज की वही रजिस्ट्री है। इस वीडियो में बहुत बड़ा काम का आपको मैटर दिखने वाला है अभी, तो आइए उसको शुरू करते हैं। और बस रिक्वेस्ट करेंगे साथियों कि आप संगठन के पदाधिकारियों में कई लोग ईमानदार भी होंगे, तो आप कम से कम अगर खुद चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो तो उनसे इस प्रकार की बातें करिए कि भैया महत्वपूर्ण ये है कि आप करने क्या आए थे और वो किए कि नहीं किए। अगर वो आपने, क्योंकि आप कह रहे हो कि भुगतान चालू हो गया तो भैया 10,000 में 2,000 आया है, अब उसके लिए फिर से लड़ाई यही लड़ोगे कि पैसा क्यों नहीं मिल रहा, पैसा क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन जीरो चैनल ये बोल रहा है कि पैसा मिलेगा कहां से जब वहां है ही नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट कह भी देगी कि जिसका 10,000 जमा है उसको 10,000 दो, तो वो दे कहां से पाएंगे? इसका मतलब 10 लाख करोड़ है ही नहीं ना। और अगर नहीं है, आप कह रहे हो कि कुल 15,000 करोड़ है, तो चलो भैया पहले यही साबित करवा दो ना कि 15,000 करोड़ कुल कर्जा है। क्योंकि आपको अगर यकीन है कि कुल 15,000 करोड़ है तो एक अर्जी दे दो लोग सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आप तो संगठन के जरिए कोर्ट में खड़े हो, जीरो चैनल तो कोर्ट में खड़ा नहीं है।
और आज की तारीख में नया व्यक्ति कोई जा नहीं सकता। आप दोनों खड़े हो, एआईएसओ भी बोलता है, हम भी खड़े हैं, जनलोक माता भी बोलती है, हालांकि जनलोक माता को तो जीरो चैनल ने देखा है। तो ये दोनों अगर खड़े हैं, ये दोनों अंदर दोनों आपके हित के लिए खड़े हैं कोर्ट में, तो इतना लिख करके दे दें कि यहाँ लाइबिलिटी कितनी है। क्योंकि कोर्ट में जो लाइबिलिटी लिख करके दी जाएगी उससे फिर कंपनी पलटी नहीं मार सकती। अगर पलटी मारेगी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनेगा। और दूसरी बात, एक सबूत साथियों और भी है, ये महत्वपूर्ण, एक सबूत महत्वपूर्ण ये भी है, क्योंकि ये भी इन संगठन वालों ने क्या दिमाग लगाया है कि जब आप कंपनी से बात करते हो तो कंपनी ये कहती है कि ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, यानी निवेशकों को भुगतान लोढ़ा कमेटी देगी। निवेशकों को भुगतान लोढ़ा कमेटी देगी, ठीक है। लेकिन अगर संगठन सुप्रीम कोर्ट में ये लेटर दे देते हैं, एक आवेदन पत्र, एक एप्लीकेशन दे देते हैं कि कितने निवेशकों का कितना मूलधन और ब्याज सहित कितना बनता है, और उस पैसे से इन्होंने कितनी संपत्तियां कितने खरीद मूल्य की खरीदी हैं, उसका आज की तारीख में बाजार मूल्य कितना है। ये 6 पॉइंट, 2 मतलब पॉइंट हैं और 3 उसके सब पॉइंट कहलाएंगे। एक ही पॉइंट के अंदर है ना 3 पॉइंट। भाई कितने निवेशक हैं, कितना मूलधन है, कितना ब्याज है, ये पूरा एक ही पॉइंट हो गया, इनपुट पैसा आने का। फिर दूसरा पॉइंट है, उसके अंदर 3 मतलब सब पॉइंट हैं, वो है आपके कितनी संपत्तियां खरीदी, कितने खरीद मूल्य की खरीदी, उनका बाजार मूल्य कितना है। ये अगर लिख करके दे दिया कि ये कंपनी से मंगवाया जाए, लोढ़ा कमेटी से नहीं, क्योंकि फिर ये लोग बाद में कहेंगे कि हमने कोर्ट से पूछा ये सार्वजनिक किया जाए और कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी को बोल दिया। नहीं, स्पष्ट लिखें कि ये कंपनी से मंगवाया जाए, पीएसीएल लिमिटेड से मंगवाया जाए। तो फिर वो लेटर जो है उस पर संज्ञान लेकर कोर्ट जो है कंपनी को लिखेगी और कंपनी इस पर जवाब देगी। मैं कहता हूं चलो 15,000 करोड़ दे दें या 65,000 करोड़ जो इन्होंने लोढ़ा कमेटी को बोला है उतना दे दें। उससे जानते हैं आपको लाभ कितना मिलेगा? उससे लाभ आपको ये मिलेगा कि फिर कंपनी आपको ये नहीं बोल सकती कि लोढ़ा कमेटी पेमेंट देगी, हम नहीं देंगे। अब पूछिए क्यों, ऐसा क्यों नहीं बोल सकती? इसलिए कि जब आप कंज्यूमर कोर्ट जाओगे और कंज्यूमर कोर्ट में अगर कंपनी ये कहती है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लोढ़ा कमेटी पेमेंट दे रही है, ये 2 फरवरी 2016 का ऑर्डर है और अब ये लोढ़ा कमेटी जाने हमारा कोई मतलब नहीं है, वो देगी, ठीक है। उस समय आप देंगे कि साहब जनलोक प्रतिष्ठान ने इस तारीख को ये एप्लीकेशन दी थी और वो ये IA नंबर है उसका। इसके जवाब में कंपनी ने कहा था 5,15,01,036 निवेशकों का 65,157 करोड़ 28,96,523 रुपए 50 पैसे बकाया है। सर मैं तो इन निवेशकों में आता ही नहीं हूं, मैं तो इन निवेशकों के बाद हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो इनके इतने निवेशकों के लिए कहा है जिनका इतना पैसा जमा है। मैं इतने पैसों में आता हूं कि नहीं आता हूं, पहले ये तो बताएं, क्योंकि अगर निवेशक इनके ज्यादा हैं, पैसा ज्यादा जमा है, तो इसका मतलब बाकी निवेशकों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, उसका पैसा इनको देना है, इनके बाप को देना है, इनकी महतारी को देना है। अपने आप पॉइंट जीत गए। यानी इनडायरेक्टली आप एक सवाल करके ये अपना बहुत बड़ा लाभ करने वाले, क्योंकि कंपनी ने लोढ़ा कमेटी को क्या लिख करके दिया इसका कोर्ट ने कभी नहीं पूछा, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आएगा। और दूसरी बात, कभी लोढ़ा कमेटी ने खुद नहीं पूछा। अगर लोढ़ा कमेटी कंपनी से बोल देती है कि हमको बताओ कितने निवेशकों का पैसा बाकी है, कितना पैसा बाकी है, तो ये भी एक बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ सकता है कि लोढ़ा कमेटी को तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, लेकिन आज तक लोढ़ा जी ने भी नहीं पूछा। अब आप कहोगे कि लोढ़ा जी क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि उनके पेट में दर्द नहीं है। अब आप कहोगे सेबी क्यों नहीं पूछ रही? उनके भी पेट में दर्द नहीं है, हमारे पेट में दर्द है, इसीलिए हमने जनलोक माता को चंदा दिया, इसीलिए हमने पृथ्वी बाबा को चंदा दिया, ताकि आप सुप्रीम कोर्ट में हमारे इस पेट दर्द को बयान कर सको, ताकि वो कोर्ट कंपनी को लिखे
और लिखने के बाद जो लिखित में कोर्ट में जवाब आएगा वो आपके सवाल के आधार पे आएगा। अब अगर जवाब गलत होगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। लेकिन अगर कोई अपने से कुछ बता के जाता है और गलत बताया है तो बोल सकता है साहब गलती हो गई। लेकिन आपने पूछ लिया तो आप बोल सकते हो कि गलती कैसे हो गई, हरामखोर तुमसे ये पूछा था, अगर हमको कुछ जरूरत होगी तभी तो पूछा था। हमको वो आंकड़े किसी काम में होंगे तभी तो पूछा था। तो पूछने के बाद आपने गलत कैसे जवाब दिया। लेकिन अगर उसने खुद अपनी मर्जी से गलत जवाब दिया है, कल आप साबित करते हो कि नहीं 5 करोड़ 15 लाख नहीं साहब, इनके पास 12 करोड़ कस्टमर हैं, तो कहेंगे गलती हो गई। आप कहोगे गलती कैसे हो गई, तो आपने कभी पूछा था क्या? हम आपको बताएं क्यों भाई? हमने तो गनीमत है इतना बता दिया, आपने पूछा था क्या? भाई आप समझिए ना, लोढ़ा जी के पास किसी ऐसे कस्टमर ने डाटा अपलोड कर दिया जिसका डाटा कंपनी ने नहीं सौंपा है, तो क्या लोढ़ा जी ने कंपनी से पूछा क्या कि ये व्यक्ति पैसा मांगने आया है, आपने इसका डाटा क्यों नहीं सौंपा? फिर कंपनी डाटा ना सौंपे तो कंपनी दोषी है। लेकिन लोढ़ा जी बोल ही नहीं रहे, लोढ़ा जी उसको बोल रहे कंपनी ने डाटा नहीं सौंपा, बाहर में जाओ। ये खेल है और उसी खेल के शिकार आप हो रहे हो, पृथ्वीराज यादव थोड़ी होगा। आपको फुटबॉल बना के रख दिया है इन सभी खिलाड़ियों ने। एक लात मारता है दूसरे के पैरों में जाकर के पड़ते हैं, फिर दूसरा लात मारता है तो तीसरे के पैरों में जाकर के गिरते हैं। और अब ये लोग बोल रहे हैं कि जीरो चैनल क्यों नहीं लात मार रहा है, फिर तो जीरो चैनल लात नहीं मारेगा।